अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस का चैप्टर 1 हम कवर कर रहे थे। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में कवर कर ली। इसमें मेन हमारा एक टॉपिक था कंपनीज एक्ट, जिसकी हमने प्रैक्टिस कर ली। कोई लास्ट 2 पेजेस हमारे पास रह गए। होपफुली आज हम उनको कवर करके अपना चैप्टर 1 वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। मूव होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है टॉपिक हमारे पास? एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। मीन एक ऑडिट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मीन क्या रिक्वायरमेंट हैं जो ऑडिटर को मीट करनी चाहिए ऑडिट करने के लिए। तो कुछ 4 हमारे पास एसेंशियल्स हैं प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट से रिलेटेड। क्या है? इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, और साथ चौथा क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। 4 क्या है हमारे पास? एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ छोटा मोटा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है। इंडिपेंडेंस की बात करें तो क्या कहता है जी, एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक ऑडिटर का क्लाइंट कंपनी में ऑडिट के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मीन आप बीइंग ऑडिटर अगर ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको एज ए थर्ड पर्सन जो है वो ऑडिट करना है। मीन क्लाइंट कोई और है, यूजर ऑफ रिपोर्ट कोई और है, तो आप क्या हो? थर्ड पर्सन। मीन आपका कोई भी इन्फ्लुएंस जो है, कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। मीन आपका वर्क जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि बगैर किसी इन्फ्लुएंस के ऑडिटर को वर्क परफॉर्म करना है। उसमें कोई बायस मीन पर्सनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अनबायस्ड मीन फेयर होकर ऑडिट परफॉर्म करना है। आपका कोई फाइनेंशियल, पर्सनल या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन क्लाइंट कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। इसी इंडिपेंडेंस के ऊपर ही कंपनीज एक्ट भी था। वो जो क्वालिफिकेशन थी मेनली किस चीज़ से रिलेटेड थी? इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। वो डिसक्वालीफाई ऑडिटर जो होता है मेनली क्यों होता है? क्योंकि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस ही अफेक्ट होती है। हाँ, इसी इंडिपेंडेंस के ऊपर हमारे पास एक चैप्टर 3 भी पूरा का पूरा है, कोड्स ऑफ एथिक्स जो हमें फॉलो करने चाहिए किस लिए? अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए। तो एक ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए ज़रूरी है क्या? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? आपका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सनल, कोई फाइनेंशियल या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन विद क्लाइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कहते कि एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए? प्रोफेशनली स्केप्टिक होना चाहिए। ऑडिटर को प्रोफेशनली स्केप्टिक होना चाहिए। प्रोफेशनली स्केप्टिक का मतलब क्या है कि ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए। मीन ऑडिटर के दिमाग में एक कीड़ा होना चाहिए कि बेशक हमें एविडेंस मिल गए हैं, फिर भी हमें दिमाग में यही रखना है कि नहीं, अभी भी कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए? प्रोफेशनली स्केप्टिक। स्केप्टिक मीन शकी मिजाज होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, ताकि अगर आपको एविडेंस मिल रहे हैं तो उनके ऊपर आपने क्या करना है? अनड्यू रिलाई नहीं करना, मोर एंड मोर एविडेंस लेने की कोशिश में लगे रहना है। किसी एक बंदे से कोई एविडेंस मिला है तो कोशिश करो आप दूसरे बंदे से भी वैसा ही स्पोर्टिव, कोऑपरेटिव मीन स्पोर्टिव एविडेंस जो है वो ऑब्टेन करो। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए रिगार्डिंग इंडिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट। इन आपको हर वक्त ड्यूरिंग ऑडिट क्या करना है? थ्रू आउट ऑडिट अलर्ट रहना है कि कहीं से कोई भी इंडिकेशन मिल सकती है किस चीज़ की? फ्रॉड की या मिसस्टेटमेंट की। तो एक ऑडिटर को शकी मिजाज होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए रिगार्डिंग कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। अब क्या ऑडिटर हर वक्त जो है वो क्लाइंट के ऊपर शक ही करता रहे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट को डिसऑनेस्ट समझना चाहिए, लेकिन क्लाइंट की ऑनेस्टी के ऊपर अनड्यू रिलाई भी नहीं करना चाहिए। हमें मोर एंड मोर एविडेंस लेने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। मीन एविडेंस मिल गए हैं, फिर भी दिमाग में यही रखना है नहीं यार, अभी भी कोई मसला हो सकता है, कहीं और से एविडेंस मिलता है तो वो भी आपको लेने की कोशिश करते रहना चाहिए। सो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ऑडिटर को स्केप्टिक होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, और साथ तीसरा पॉइंट क्या है? बीइंग अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिकेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट।
तीसरा क्या है हमारे पास, एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, प्रोफेशनल जजमेंट। कि ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट क्या करना है, अपनी जजमेंट भी यूज करनी है। मेनली जजमेंट बोलते हैं किस चीज को, पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को। मीन ऑडिटर के पास क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए। प्रोफेशनल जजमेंट मीन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपकी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसकी बेस पर आप क्या कर सको, चीज़ों को कंक्लूड कर सको, ऑडिट को कंक्लूड कर सको या किसी गोल की तरफ रीच कर सको। सो ऑडिटर को अंदर प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज। मीन ऑडिट कर कर के जो आपने नॉलेज इकट्ठा किया है वो क्या है, क्यूमुलेटिव नॉलेज, साथ क्या है एक्सपीरियंस और साथ ट्रेनिंग। इसलिए हमें क्या करना है, सीए करने के लिए 3.5 years ऑडिट का एक्सपीरियंस लेना है। कहाँ से, किसी फर्म से। वो जो एक्सपीरियंस हम लेंगे वहाँ से हमें क्या होगा, क्यूमुलेटिव नॉलेज मिलेगा, वहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिलेगी, जिसको हम क्या करेंगे, ऑडिट कंक्लूजन में अप्लाई करेंगे। सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिटर को, प्रोफेशनली स्केप्टिक होना चाहिए, ऑडिटर को अपनी जजमेंट यूज़ करनी चाहिए, और चौथा इंग्रेडिएंट क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एक ऑडिटर को क्या करना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले, मीन ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले, ऑडिट का पर्पज़ क्या था, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले क्या करना है, एविडेंस लेने हैं। एविडेंस है तो आपने ओपिनियन देनी है, एविडेंस नहीं है तो ओपिनियन नहीं देनी। हाँ, वो जो एविडेंस लेने हैं वो क्या होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, और साथ क्या होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या है, क्वांटिटी होनी चाहिए, एविडेंस की क्वांटिटी होनी चाहिए। मीन क्वांटिटी में एविडेंस होने चाहिए। क्वांटिटी का मतलब क्या है, 5, 10, 50 नहीं, क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। क्वांटिटी का मतलब क्या है, जितने भी एविडेंस मिलते हैं आपको लेने की कोशिश करते रहना चाहिए। मीन आपको क्या करना है, मेंटेन रखना है अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दिमाग के अंदर शक रखना है। एविडेंस मिला है फिर भी रिलाई नहीं करना, नहीं अभी भी कोई मसला हो सकता है, कहीं और से एविडेंस मिलता है तो वहाँ से भी लेना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखना है, इससे आप मोर एंड मोर एविडेंस गैदर करोगे तो ये क्या बनेगी, ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी मीन क्वांटिटी। सो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होनी चाहिए मीन क्वांटिटी में, और साथ एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। ऑडिट एविडेंस क्वालिटी की होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी के होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। क्या इंटरनल कंपनी के अंदर से लेने की बजाय एक्सटर्नल किसी और बंदे से लो, किसी ने काम करके एविडेंस दिया, नहीं वो उतना रिलायबल नहीं है जितना आप खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लोगे। हम बाकी इसके ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर हमारा कोई चैप्टर 4 भी है जहाँ पे हमने जाके ऑडिट एविडेंस को डिटेल में पढ़ना है। अभी थोड़ा सा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया कि एक ऑडिटर को ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले एविडेंस लेने हैं, और जो एविडेंस लेने हैं वो क्या होने चाहिए, सफिशिएंट भी होने चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या है, क्वांटिटी में होने चाहिए, और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, क्वालिटी, रिलायबल और रेलेवेंट होने चाहिए। बाकी इनकी डिटेल हम किसी और चैप्टर में जाके आगे फ्यूचर में कवर करेंगे। तो ये 4 हमें क्या करने हैं, डेफिनेशंस जो हैं ये लर्न करनी है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आपका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पर्सनलाइजेशन बायस की सूरत में, कोई पर्सनल फाइनेंशियल या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन विद क्लाइंट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में मेनली 3 पॉइंट के ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है, मीन हमें एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग अप्लाई करनी है, किस चीज़ में, रीचिंग ऑडिट कंक्लूजन में। और बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन हमें क्या करने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। सफिशिएंट मीन क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंट। इसके अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, एसेंशियल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, इसके ऊपर कोई ISA 200 की कुछ रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के लिए। एक स्टैंडर्ड है ISA 200, हमने जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू ISAs करना है। तो ISA 200 क्या कहता है कि एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए विद ISAs रेलेवेंट टू द ऑडिट, मीन जो भी ऑडिट करना है उसमें ISAs को फॉलो करना है। एक ऑडिटर को क्या करना है, कंप्लाई करना है विद एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है ये हम चैप्टर 3 में जाके पढ़ेंगे। कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं।
एक ऑडिटर को क्या करना है, प्लान परफॉर्म करना है ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मीन थ्रू आउट द ऑडिट अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है। इसके अलावा क्या करना है आपको, ऑडिट प्लानिंग में ऑडिट की परफॉर्मेंस में क्या अप्लाई करना है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी अप्लाई करनी है। साथ क्या करना है, ऑडिटर को अल्टीमेटली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं बिफोर एक्सप्रेसिंग रीजनेबल अश्योरेंस या ओपिनियन। मीन यही चारों पॉइंट एक ऑडिटर को क्या करना है, इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखना है, अल्टीमेटली उसमें आपने एथिक का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन रखना है, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है ऑडिट की परफॉर्मेंस में, और बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन अश्योरेंस देने से पहले सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। साथ पांचवी बात उसने क्या कह दी, ISAs को कंप्लाई करना। तो ऑलमोस्ट वही ISA 200 ने क्या कहा कि ऑडिटर को क्या करना है, ये एसेंशियल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट जो है वो फॉलो करना। क्या ख्याल है, एग्जामिनर दोनों तरह से पूछ सकता है एसेंशियल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट क्या है, या ISA 200 के अकॉर्डिंगली ऑडिटर को क्या कंप्लायंस करनी है। तो ये 5 बातें की जा सकती। सो मूव होते हैं थोड़ा सा और आगे। ये नीचे एसेंशियल्स के कोई हमें 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे जो रीड करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। An audit involves performing procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence about the amounts and disclosure in the financial statement। कि हमने ऑडिट में क्या करना है, ओपिनियन देनी है किस चीज़ के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो उसके अंदर कोई अमाउंट्स हैं, कोई डिस्क्लोजर्स हैं, तो हमने क्या करना है, उनके एविडेंस लेने हैं, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कि वाकई चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। द प्रोसीजर इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें आपने जो प्रोसीजर अप्लाई करने हैं उसमें क्या करना है, आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इन ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, रिस्क की वैल्यूएशन करनी है। कहीं पे हमने शायद लेक्चर 1 में कवर किया था ऑडिट प्रोसेस में कि हमने देखना है कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मिस स्टेटमेंट का चांस हो सकता है। तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमने रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो भी आइडेंटिफाई करने हैं। इसके अलावा क्या है, इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर कंसीडर इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द एंटिटीज प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट in order to design appropriate audit procedure, but not for the purpose of expressing an opinion on their effectiveness। मीन हमने ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज भी लेना है। नॉलेज लेना है किस चीज का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, पॉलिसीज या प्रोसीजर्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, पॉलिसीज या प्रोसीजर्स जो कंपनी के अंदर फॉलो किए जाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। अब कोई भी सिस्टम हो, कहीं पे आपने पढ़ा होगा शायद कैफ और BMBS में, कोई भी सिस्टम हो उसके मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक उसमें होती है इनपुट, एक उसमें होती है प्रोसेसिंग, और एक उसमें होता है आउटपुट। अब हम चूंकि ऑडिट करने जा रहे हैं क्लाइंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो क्लाइंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस सिस्टम से प्रोड्यूस हो रही है उस सिस्टम के भी 3 पार्ट्स होंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट क्या होगी, ट्रांजैक्शंस। इनपुट क्या है, ट्रांजैक्शंस। आउटपुट क्या है, जिसके ऊपर हमने ओपिनियन देनी है, और वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बीच में प्रोसेसिंग क्या है, ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो क्लाइंट ने फॉलो करने हैं, किस लिए, अकाउंटिंग करने के लिए या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अब हमने क्या करना है, ओपिनियन देनी है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस सिस्टम से प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या हमें वो सिस्टम भी देखना चाहिए? ऑब्वियसली हमें वो सिस्टम भी देखना चाहिए कि जिस सिस्टम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो सिस्टम भी ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर वो सिस्टम ही ठीक नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले उस सिस्टम का नॉलेज लेते हैं कि सिस्टम है क्या जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं क्या जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। क्योंकि अगर वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स ही ठीक नहीं है तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ठीक नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेते हैं,
और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें पता चलता है जी दो तरह का होता है, या तो स्ट्रॉन्ग होता है या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग है तो दिस मीन पॉलिसीज प्रोसीजर्स अच्छे हैं, रूल्स रेगुलेशन अच्छे फॉलो हो रहे हैं, दिस मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट का चांस क्या होगा, कम होगा। इन कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्या शो कर रहा है, लो मिसस्टेटमेंट। कंट्रोल सिस्टम वीक है, मीन पॉलिसीज प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, तो मिस स्टेटमेंट का चांस क्या है, हाई चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट। ये जो लो मिस स्टेटमेंट है इसको हम रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का नाम भी दे सकते हैं। हाई को क्या कहेंगे, हाई रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो मिस स्टेटमेंट का चांस जो है वो कम है, कंट्रोल सिस्टम वीक है तो मिस स्टेटमेंट का चांस क्या है, हाई है। ऑब्वियसली कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना पड़ेंगी। हम वो जो वीकनेसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं एक दफ़ा, कैसे, लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू। इस लेटर ऑफ वीकनेसेस को ही मैनेजमेंट लेटर का नाम भी दिया जाता है। क्यों हम ये क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट को देते हैं कि भाई आपके इस सिस्टम में मसले हैं तो आप इन्हें ठीक कर लें। हाँ, अगर वो ठीक कर लें तो हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हो गई हैं। क्यों, सिस्टम ठीक है। और अगर सिस्टम के अंदर ही मसले उन्होंने ठीक नहीं किए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सो ऑडिट दो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, हमने ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की देनी है, हमें वेरिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करनी है। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस सिस्टम से प्रोड्यूस हो रही हैं हमने उस सिस्टम को भी चेक करना होता है कि ये भी ठीक है या नहीं है। मीन हमने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करना होती है कि ठीक है या नहीं है। और अगर टेस्टिंग में पता चले कंट्रोल ठीक नहीं है तो मैनेजमेंट को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस, मैनेजमेंट लेटर। दो हमारा मेन काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ओपिनियन देना नहीं। लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई मसले हैं तो हमने मैनेजमेंट को एक दफ़ा रिपोर्ट करने हैं। क्यों, हो सकता है बेचारों को पता ही ना हो, बताना है उन्हें कि ये मसले हैं आप ठीक कर लें। हाँ, अगर वो ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक है, अगर वो बताने के बावजूद ठीक ही नहीं करते तो फिर हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है। सो ऑडिटर ने क्या करना है, ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, लेकिन साथ हमें क्या करना है, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी देखना है, उसे टेस्ट भी करना है और उसकी वीकनेसेस मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है। इनके ऊपर ओपिनियन देना हमारा मेन काम नहीं है, लेकिन हमारे ऑडिट प्रोसेस का पार्ट है कि अगर कंट्रोल सिस्टम में कोई वीकनेसेस हैं तो हमने मैनेजमेंट को ये क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट मीन रिस्की एरियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हाईलाइट करने के लिए द ऑडिटर कंसीडर इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द एंटिटी। मीन हमने इंटरनल कंट्रोल्स को कंसीडर करना है, देखना है कौन सी इंटरनल कंट्रोल, टू द एंटिटी प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन में प्रिपरेशन में यूज़ हो रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिज़ाइन एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, और हमने उससे अकॉर्डिंगली कुछ प्रोसीजर डिज़ाइन करने हैं, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन देयर इफेक्टिवनेस। मीन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हमने ओपिनियन नहीं देनी, ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही देनी है। An audit also include evaluating the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimate made by management. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ फिगर्स एस्टीमेट की बेस पर लिखी जाती हैं, और वो एस्टीमेट किसकी होती है, क्लाइंट कंपनी की, मैनेजमेंट की। क्या एस्टीमेट होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, एसेट को 10% पे डेप्रिसिएट करना है, मीन ये 10 साल चलेगा, नहीं 5% पे डेप्रिसिएट करना है, मीन ये 20 ईयर चलेगा, नहीं 20% पे डेप्रिसिएट करना है, मीन 5 साल चलेगा। अब कितने साल चलेगा, कितने % पे डेप्रिसिएट करना है, ये जजमेंट है, एस्टीमेट है किसकी, क्लाइंट कंपनी की, मैनेजमेंट की। तो हमने देखना है क्या वाकई ही इनकी ये जजमेंट जो है, एस्टीमेट जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। क्यों, मोटर व्हीकल्स की बात करें अगर तो डिलीवरी के लिए वैन ट्रक्स वगैरह है तो बड़ी मुश्किल से 3 से 5 साल चलते हैं, इसके बाद ये खटारा हो जाते हैं। और अगर मैनेजमेंट इनको 5% पे डेप्रिशिएट कर रही है, 5% मीन 20 ईयर्स लाइफ है, दिस मीन ये एस्टिमेट ठीक नहीं है।
तो हमने क्या करना है, मैनेजमेंट के ये जो डिफरेंट एस्टीमेट्स हैं इनको भी चेक करना है कि वाकई ये ठीक हैं या नहीं है, और साथ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को भी चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट कि क्या करना है हमने, ऑडिट के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है कि आपने रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी नॉलेज लेना है, उसके ऊपर हाँ ओपिनियन नहीं देनी। फिर हमने क्या करना है, देखना है अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टीमेट एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, रीजनेबल हैं या नहीं है। इसे अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो हमें एक टॉपिक मिल गया रटा बेस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट के। ऑडिट के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और ऑडिट की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। ऑडिट की लिमिटेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने बात की थी कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट क्यों नहीं देता। रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट क्यों नहीं देता, क्यों, टाइम का इशू है, कॉस्ट का इशू है, कम ट्रांजैक्शन चेक होती हैं, फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एविडेंस परसुएसिव होते हैं, कच्चे पक्के रादर देन कंक्लूसिव मीन पक्के पक्के। आज कुछ साथ फायदे भी पड़ते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं ऑडिट के, कहते हैं जी ऑडिट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। क्यों करना है ऑडिट, कंपनी के ऑनर हैं शेयर होल्डर और उसे चला रहे हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देते हैं शेयर होल्डर को, भाई ये आपकी इनकम थी, ये आपके एसेट्स थे, इसलिए हम आपको इतना डिविडेंड दे रहे हैं, ये आपकी कंपनी की सारी फाइनेंशियल पोजीशन है। अब शेयर होल्डर कैसे एतबार करे कि मुझे ये जो दिखा रहे हैं पिक्चर ये वाकई ठीक है, डर्टी पिक्चर नहीं है, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके हैं। तो शेयर होल्डर या कंपनी हमसे क्या करती है, ऑडिट करवाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और हम जब ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, इनहैंस होती है, मीन उनकी रिलायबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑडिट करवाने का मेन पर्पस क्या है, टू इनहैंस क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट का फायदा क्या है, कंफर्म टू मैनेजमेंट दैट दे हैव परफॉर्म देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज करेक्टली। मीन मैनेजमेंट की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है एवरी ईयर, और साथ स्टैट्यूटरी ड्यूटी है क्या, आपने उनका ऑडिट भी करवाना। तो ऑडिट करवाने से क्या होगा, वो जो लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी की, वो पूरी होती है। ऑडिट का फायदा है क्या, प्रोवाइड एश्योरेंस टू मैनेजमेंट दैट दे हैव कंप्लाइड विद नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मींस सिर्फ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने में भी हेल्प देता है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर बनानी है और उनका ऑडिट करवाना है। नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है सपोज पाकिस्तान वापडा। अब वापडा ने सोचा जी मैं क्या करती हूँ, अपने आप को प्राइवेटाइज करती हूँ, कुछ पैसा जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर से इकट्ठा करके ताकि वापडा के ऑपरेशंस को अच्छा किया जा सके। अब वापडा का ईयर एंड है सपोज 31 दिसंबर। आज क्या डेट है, सपोज आज डेट है 1 जून। तो जब ये प्राइवेटाइज करने गए, शेयर बेचने गए, तो इन्वेस्टर ने कहा यार मुझे आपका पास तो नजर आ रहा है 31 दिसंबर तक, और आपका ये जो करंट ईयर चल रहा है ये अल्टीमेटली अगली 31 दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो मुझे पता चलेगा। तो आप क्या करो, मुझे ये जनवरी से लेकर मई एंड तक प्लीज अपने 5 माह के इंटरम अकाउंट्स बना के भी दिखा दो। ना सिर्फ इंटरम अकाउंट्स बनाओ, उसके ऊपर मुझे कोई वेरिफिकेशन, कोई ओपिनियन भी लेके दे दो। अब अगर पाकिस्तान वापडा ये जो 5 माह के इंटरम अकाउंट्स बनवा रहा है और उसके ऊपर ओपिनियन ले रहा है, तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जिससे इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये जो 5 माह करंट ईयर के चल रहे हैं इसमें भी रिजल्ट जो है वो अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हूँ। हाँ अगर ये 5 माह की इंटरम अकाउंट्स उसे नहीं मिलते तो शक्को शुबात में रहेगा कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हो सकता है फाइनेंशियल हालात 31 दिसंबर प्रीवियस ईयर के बाद बहुत बुरे हो गए हैं, इसलिए शायद ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो जो इंटरम अकाउंट्स बनवा के इसके ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं, जो कि एक ऑडिट नहीं होगा, रिव्यू एंगेजमेंट होगी, तो इससे क्या होगा, नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरा करने में हेल्प मिलेगी। सो ऑडिट के फायदे क्या है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इनहैंस होती है,
स्टैट्यूटरी मीन लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होती है इसे, और नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा वो क्या कहता है जी, प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, किससे मैनेजमेंट को अपने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक रिपोर्ट भी मिल जाती है, कोई वीकनेसेस हैं तो। दो हमारा मेन काम उसके ऊपर रिपोर्ट देना नहीं है, लेकिन अगर मिलती हैं तो हमने क्या करना है, क्लाइंट को एक दफ़ा लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू इन्फॉर्म करनी है। तो फ़ायदा हो गया क्लाइंट कंपनी को, क्या इंटरनल कंट्रोल के ऊपर उन्हें वीकनेसेस की एक रिपोर्ट मिल गई, पता चल गई वीकनेसेस है, चलो ये ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है, वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक और इनएडिक्वेट द ऑडिटर विल गिव रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट्स। ऑडिटर ना सिर्फ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस बताता है, साथ रिकमेंडेशन भी देता है, कंट्रोल भी बताता है कि कैसे इन वीकनेसेस को ठीक किया जा सकता है। मीन उस लेटर ऑफ वीकनेसेस के अंदर हम 3 चीज़ें बताते हैं, एक वीकनेसेस बताते हैं, साथ उनकी इम्प्लीकेशन मीन कंपनी के ऊपर कैसे ये इफेक्ट डाल रही हैं वो बताते हैं, और तीसरा साथ हम रिकमेंडेशन भी देते हैं। हाँ, क्या होता है लेटर ऑफ वीकनेसेस हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 7 से ऑनवर्ड। सो ना सिर्फ वीकनेसेस का पता चलता है ऑडिट के दौरान, उन वीकनेसेस के ऊपर मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन भी मिल जाती हैं। साथ और फायदा क्या है, दिस विल असिस्ट मैनेजमेंट इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जब आपने इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस खत्म कर ली तो कंपनी के रिस्क जो है वो कम हो गए, और अल्टीमेटली कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प भी मिल गई। सो फायदे क्या हैं ऑडिट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी इन्हांस होती है। फायदे क्या हैं ऑडिट के, इससे मैनेजमेंट को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने में हेल्प मिलती है, इससे मैनेजमेंट को नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने में हेल्प मिलती है, इससे इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस की फीडबैक मिलती है, इससे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में रिकमेंडेशन भी मिलती हैं, और इससे अल्टीमेटली रिस्क को कम करने में और कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प भी मिलती है। कुछ 4-5 हमें एडवांटेज लिखने आने चाहिए, एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस के ऑडिट के साथ द कॉस्ट ऑफ एन ऑडिट कैन बी वेरी हाई, जिस वजह से हम डिटेल वेरिफिकेशन ही सैंपल बेस्ड वर्क करते हैं और रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं रादर देन एब्सोल्यूट। डिसरप्शन कॉस्ट टू कंपनी स्टाफ ड्यूरिंग द ऑडिट, हाँ ड्यूरिंग ऑडिट जो है वो क्लाइंट का स्टाफ डिस्टर्ब भी हो सकता है, क्यों हमने रिकॉर्ड चेक करने जाना है, तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड चेक करने जाना है तो रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ेंगे उन्हें। इन्वेंट्री लाइक हमने कंपनी की चेक करनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री की वो फिगर आ रही होती है जो फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे क्लाइंट के गोदाम में पड़ा है, स्टोर में पड़ी है। लाइक 31 दिसंबर अगर ईयर एंड है तो 31 दिसंबर को कितनी इन्वेंट्री पड़ी है गोदाम में, स्टोर में, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर आ रही होती है। तो हमने क्या करना होता है, 31 दिसंबर को जाके वो स्टोर को गोदाम को बंद करना है और उसके अंदर जितनी इन्वेंट्री पड़ी है वो काउंट करके देखना है कि वाकई इतनी पड़ी है या नहीं पड़ी। अब स्टोर को बंद करना है, जिसमें इन्वेंट्री का इन आउट सारा स्टॉप हो जाएगा, तो उससे क्लाइंट का बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। सॉरी का मसला है कि इससे क्लाइंट के बिजनेस में डिसरप्शन भी फेस करना पड़ सकती है उन्हें। सम आइटम्स इज सब्जेक्ट माइट बी एस्टीमेट, कुछ चीज़ें एस्टीमेट बेसिस पे होती हैं, और एस्टीमेट किसकी होती है, जजमेंट किसकी होती है, मैनेजमेंट की, तो वो फॉल्टी भी हो सकती है। या ऑडिटर प्रोसीजर भी जो अप्लाई करता है वो अकॉर्डिंग टू जजमेंट अप्लाई करता है, तो ऑडिटर की जजमेंट भी फॉल्टी हो सकती है। मीन वही बातें जो हमने पढ़ी थी कि हम क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। मोस्ट फ्रॉड विल इंक्लूड अटेम्प्ट टू डेलिबरेटली कंसील द ट्रूथ ऑफ मिस इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन, मीन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होती हैं, और जब बंदा फ्रॉड करता है, इसे नियत के साथ करता है, पकड़ा ना जाए, तो हो सकता है हमसे भी ना पकड़ा जाए। इसलिए भी हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, लेस देन 100% रादर देन 100% मीन एब्सोल्यूट। ऑडिटर रूटीनली यूज सैम्पलिंग, हम सैम्पल बेस्ड काम करते हैं। इसके अलावा क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट सिस्टम आर, दे विल ऑलवेज इनकॉर्पोरेट सम डिग्री ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, मीन जितना भी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट का सिस्टम हो, कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती होती हैं अंदर। इनहेरेंट लिमिटेशन मीन कुछ ना कुछ फ्रॉडिये गंदे लोग अंदर होते ही होते हैं जो रूल्स पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते, तो उस सूरत में भी कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। और लास्टली क्या है, हमारे पास ऑडिट एविडेंस परसुएसिव इन नेचर होते हैं, कच्चे पक्के रादर देन कंक्लूसिव मीन पक्के पक्के। तो ये नई चीज़ नहीं है, ये वही हमने जो बातें की थी, वाई ऑडिटर गिव रीजनेबल एश्योरेंस रादर देन एब्सोल्यूट, तो वही बातें रटा लगानी। या मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि एडवांटेज क्या है। इस थोड़ा और अगर हम आगे चले तो एक टॉपिक हमें और मिलेगा, एडवांटेज ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन ऑडिट के अलावा अगर हम रिव्यू भी करते हैं या हम फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं एश्योरेंस सर्विसेज के, ऑडिट के नहीं।
अश्योरेंस सर्विसेज के। अश्योरेंस सर्विसेज में ऑडिट भी है, अश्योरेंस सर्विसेज में रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है और साथ रिव्यू ऑफ फोरकास्ट भी है। तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं? शेयर होल्डर को फ़ायदा हो सकता है क्या कि इससे मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिट से वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इससे शेयर होल्डर को फ़ायदा मिलेगा क्या? बिजनेस की सेल परचेज में ये हेल्प देता है, बिजनेस की सेल परचेज में हेल्प देता है। लाइक इन्वेस्टर ने कहा था कि भाई मुझे अपनी फोरकास्ट बनवा के दें और उसके ऊपर ओपिनियन दें, तो फोरकास्ट फ्यूचर स्टेटेड रिजल्ट्स हैं, तो ओपिनियन लेने से पता चलेगा क्या मुझे ये बिज़नेस ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ये क्या कर रहा है? हेल्प दे रहा है बिज़नेस की सेल परचेज में भी। इसके अलावा फ़ायदा क्या है? असिस्ट इन ग्रांट ऑफ लोन बाय बैंक, वो हमने कहीं पे लेक्चर 2 में शायद कवर किया था अश्योरेंस की टाइप्स में। क्या आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो बैंक ने कहा भाई मुझे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाएं, मैं देखूंगा आपके कितने इनफ्लोज हैं कितने आउटफ्लोज हैं, फिर देखूंगा आपकी औकात कितनी, आपको कितना लोन देना चाहिए। हमने कैश फ्लो बनाई, बैंक के आगे रखी, बैंक ने कहा इसे ओपिनियन मुझे लेके दो। तो जो कैश फ्लो के ऊपर ऑडिटर ने, प्रैक्टिशनर ने ओपिनियन दी, रिव्यू इंगेजमेंट, इससे क्या हुआ? बैंक को भी एक कंफर्मेशन मिली कि वाकई ये कैश फ्लो ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लोन की अप्रूवल में ये हमें हेल्प देगा। सो 3 फ़ायदे हैं एश्योरेंस इंगेजमेंट के। शेयर होल्डर को मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होंगी, इससे बिजनेस की सेल परचेज में हेल्प मिलेगी और इससे क्या होगा? अल्टीमेटली बैंक से लोन लेने में भी हेल्प मिलेगी। हाँ, मैनेजमेंट को क्या फ़ायदे हैं कि इससे इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज जो हैं वो मैनेजमेंट को हाईलाइट हो जाएंगी। क्यों? ऑडिटर लेटर ऑफ वीक एनालिसिस के थ्रू आपको हाईलाइट करके देगा। मैनेजमेंट को फ़ायदा क्या है कि इससे स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी जो ड्यूटीज़ है मैनेजमेंट की वो भी फुलफिल हो जाएंगी। स्टैट्यूटरी मीन कंपनीज एक्ट की, और नॉन स्टैट्यूटरी उससे हटके कोई आपने सपोज अपने शेयर बेचने हैं तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी हो जाएंगी। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट हमने कवर कर लिए। एडवांटेजेस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है वो हमने कवर कर लिए। फॉर शेयर होल्डर हैं 3 और फॉर मैनेजमेंट है 2। इसके नीचे गए तो हमें पता चला जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमने ऑडिट करना है किस चीज़ का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीन ओपिनियन देनी है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो जिस चीज़ के ऊपर ओपिनियन देने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए उस चीज़ के अंदर होता क्या है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है तो फिर शायद आपको ऑडिट भी कभी समझ नहीं आएगी। तो हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं उसके। इनकम स्टेटमेंट जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम दिया जाता है, बैलेंस शीट जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम दिया जाता है, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं समटाइम इसके ऊपर। एग्जामिनर सिनेरियो में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी अपीयर कर सकते हैं। लाइक ऑडिटर ने कहा जी कि वी हैव ऑडिटेड अ नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। क्या ये बात ठीक है उसकी? वी हैव ऑडिटेड अ नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। नहीं, इसके अंदर 2 कंपोनेंट के नाम नहीं है। दिस मीन ये ऑडिट भी कंप्लीट नहीं है। क्यों? जब वर्ड ऑडिट आता है तो ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है तो ये 5 कंपोनेंट्स का ऑडिट करना है। किसी एक कंपोनेंट को मिस कर दिया तो ऑडिटर का वर्क जो है वो इफेक्टिव नहीं है। किसी एक कंपोनेंट का रिव्यू तो हो सकता है लेकिन जब ऑडिट करने जाएंगे तो वो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा, मीन 5 के 5 कंपोनेंट्स का होगा। सो ऑडिटर ने क्या, क्लाइंट ने क्या किया जी, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दी जिसके अंदर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर है। क्या ये ठीक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? नहीं, उसके अंदर अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं है। मीन क्लाइंट ने अपनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसके नीचे गए तो एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने क्या करना है? ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है किसने? क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट ने, हमने नहीं।
हम मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है किसके अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली। हम वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरह के हो सकते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो सकता है या फिर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो सकता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, जो सपोज अकॉर्डिंग टू लॉ आपने कंप्लाई करना है, लाइक टैक्स लॉज को आपने अप्लाई करना है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, लाइक IAS IFRS हो सकते हैं। तो क्लाइंट ने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक टर्म है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क जो क्लाइंट की मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। एप्लीकेबल का मतलब क्या है यहाँ पे, अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। सो एप्लीकेबल क्या है, वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, अप्लाई किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर, अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, या अकॉर्डिंग टू थर्ड वन क्या है, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन वो फ्रेमवर्क जो क्लाइंट कंपनी ने कंप्लाई किया है, अडॉप्ट किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम क्या नाम देंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होनी है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाने का फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ आपको बताएगा कौन सा आपने फ्रेमवर्क अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो क्या है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। बट जब मैनेजमेंट आता है तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन दोज चार्ट विद गवर्नेंस, TCWG, दोज चार्ट विद गवर्नेंस क्या है, क्लाइंट कंपनी की वो मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कौन है, मेनली चेयरमैन है, CEO है, CFO है, या कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं क्लाइंट कंपनी के अंदर। तो ये कौन है, दोज चार्ट विद गवर्नेंस। मीन पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये दोज चार्ट विद गवर्नेंस नहीं होते, वो डायरेक्टर्स दो चार्ज विद गवर्नेंस होते हैं, वो मैनेजमेंट दो चार्ज विद गवर्नेंस होती है जो टॉप पे है, जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, मेनली चेयरमैन, CEO, CFO या फिर साथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया है मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस ने इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की दो टाइप्स हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। चाहे कंप्लायंस है चाहे फेयर प्रेजेंटेशन है, दोनों वो फ्रेमवर्क हैं जिसकी कंप्लायंस रिक्वायर है कंपनी को। लेकिन वो कहते हैं जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं होती। एक्नॉलेजमेंट नहीं होती इसका मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड आपने चीजें कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करनी। एक्नॉलेजमेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड कोई आपने डिस्क्लोजर नहीं देने। जबकि फेयर प्रेजेंटेशन में क्या है, कंप्लाई करना है लेकिन साथ क्या है, कंटेन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भी है, एक्नॉलेजमेंट मीन आपने डिस्क्लोजर भी देना है कि आपने ये फ्रेमवर्क अप्लाई किया है। जब कहते हैं एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप स्टैंडर्ड से थोड़ा हट रहे हो, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो उसका भी आपने डिस्क्लोजर देना है कि आपने क्यों इस स्टैंडर्ड से हट के कोई चीज अप्लाई किया। जबकि इसमें नो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि एक तो आपने सारे के सारे रूल्स फॉलो करने हैं, मीन आप डिपार्ट नहीं कर सकते स्टैंडर्ड से, रूल से, और दूसरा कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क है जो कंप्लाई करना है लेकिन इन्वॉल्व डजंट एनी एक्नॉलेजमेंट। जबकि इसमें एंड कंटेन एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि आपने डिस्क्लोजर भी देना है और डिपार्ट किया अगर आपने फ्रेमवर्क से तो वो भी डिस्क्लोज करना है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, टैक्स लॉस। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, IFRS IAS।
सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या अप्लाई करना है क्लाइंट ने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क जो क्लाइंट की मैनेजमेंट 2 चार्टर्ड गवर्नेंस ने अडॉप्ट किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की 2 टाइप्स हैं, कंप्लायंस जिसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, टैक्स लॉस, और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जिसमें एक्नॉलेजमेंट है किस चीज़ की, डिस्क्लोजर भी देना है फ्रेमवर्क का, और साथ अगर डिपार्ट किया तो वो भी डिस्क्लोज करना है। और एग्जांपल क्या है, IFRS। सो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, कंप्लायंस क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन क्या है, कुछ बातें हम कर सकते हैं। एक और भी टर्म यूज की जाती है, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल क्या है, जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है। एक्सेप्टेबल क्या है, जो हमने ऑडिटर ने चेक किया है कि वाकई ही इनको जो अडॉप्ट किया था वो इन्होंने सही अडॉप्ट किया या नहीं किया। एक्सेप्टेबल क्या है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडिटर ने चेक किया कि वाकई ही इनको जो अडॉप्ट करना था अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट वो अडॉप्टेड है, तो दिस मीन क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। एप्लीकेबल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने अडॉप्ट किया। एक्सेप्टेबल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने देखना है कि इन्होंने जो अडॉप्ट किया है वो वाकई ही अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस प्रॉपर्ली अडॉप्ट किया या नहीं किया। हाँ, वो प्रॉपर्ली अडॉप्ट किया है तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो ये 3-4 टर्म्स हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सेप्टेबल, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर 1 जो है वो शायद सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अगर हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लें चैप्टर 1 का कंप्लीट कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं। सो लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, एक ऑडिट की डेफिनेशन और प्रोसेस ऑफ ऑडिट कवर किया था। उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज कवर की थी, लाइक रिस्क इवैल्यूएशन है, वॉक थ्रू टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट को हमने डिफाइन करना सीखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट में जाके लेक्चर 3 में शायद ट्रू एंड फेयर का मतलब भी देख लिया था। मटीरियलिटी हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। उसके बाद हमने कुछ छोटी छोटी 3 डेफिनेशन, एजेंसी थ्योरी क्या है, स्टीवर्डशिप क्या है, अकाउंटेबिलिटी रटा लगा लिया। लेक्चर 2 में हमने एश्योरेंस की टाइप्स, उसके एलिमेंट्स कवर कर लिए। 2 टाइप्स थी, रीजनेबल हाई लेवल या पॉजिटिव एश्योरेंस और लिमिटेड नेगेटिव या मॉडरेट लेवल एश्योरेंस। क्यों हम जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, मीन इनहेरेंट लिमिटेशन जो आज हमने कवर की। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एक्सपेक्टेशन गैप हमने एक टॉपिक कवर किया। फिर हम कंपनीज एक्ट में चले गए, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बातें की, रिमूवल की बातें की, ऑडिटर की हमने रिटायरमेंट रिमूवल से रिलेटेड एक प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया। ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन कवर की, ऑडिटर की डिसक्वालिफ़िकेशन हमने कवर की, राइट्स एंड ड्यूटीज़ कवर कर लिए, और हमने इसके ऊपर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लिए। उसके बाद हमने पेनल्टीज़ कवर की। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने IFAC, IAASB की बात की, स्टैंडर्ड कैसे इशू होता है, स्टैंडर्ड के कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने हैं ISAs के अलावा। और आज हमने क्या कवर किया, ISA 200 की रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल्स फॉर एन ऑडिट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, एश्योरेंस एंगेजमेंट के, एश्योरेंस सर्विसेज के एडवांटेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की 2 टाइप्स, कंप्लायंस और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। पास पेपर क्वेश्चन हमने काफ़ी कवर कर लिए कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। हाँ, कंपनी एक्ट के अलावा अदर एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो हमने बीच में छोड़े थे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे और साथ चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े से कवर करेंगे और साथ चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।